इनशॉर्ट बीपीएससी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कभी सोचा है कि हिमालय की बर्फीली चोटियों और दिल्ली में संसद के गलियारों के बीच क्या कनेक्शन हो सकता है? एक कॉमन थ्रेड है जो इंडिया के एनवायरमेंटल फ्यूचर को शेप दे रहा है। और आज हम जैव विविधता और संरक्षण पर 20-25 के इन्हीं जरूरी अपडेट्स को डिकोड करने वाले हैं। हम सब रोज अखबारों में न्यूज में देखते हैं, कभी किसी गांव में तेंदुआ घुस आया तो कहीं हाथियों ने पूरी फसल बर्बाद कर दी। ये जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की घटनाएं हैं, ये लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस नई रियलिटी से निपटने के लिए हमारा कानून, हमारा लॉ खुद को कैसे बदल रहा है। और ये समझना सिर्फ एग्जाम के लिए ही नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के लिए भी बहुत जरूरी है। देखिए, ये टॉपिक काफी कॉम्प्लेक्स है, तो इसे आसान बनाने के लिए हम इसे 4 की पिलर्स के जरिए समझेंगे। पहला, ग्लोबल रिकॉग्निशन, यानी दुनिया में भारत को क्या पहचान मिल रही है। दूसरा, द लॉ ऑफ द लैंड, हमारे देश के कानून क्या कहते हैं। तीसरा, इकोनॉमिक जस्टिस, यानी कंजर्वेशन से जुड़ा पैसा और अर्थशास्त्र। और चौथा, ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन, मतलब जमीन पर असल में काम कैसे हो रहा है। तो चलिए इस इन्वेस्टिगेशन को शुरू करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे पहले पिलर से, ग्लोबल रिकॉग्निशन, और देखते हैं कि कैसे भारत के कोल्ड डेजर्ट यानी ठंडे रेगिस्तान पर यूनेस्को की मोहर लगी है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। यूनेस्को ने हिमालय में मौजूद कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को अपने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स यानी WBNR में शामिल कर लिया है। अब ये WBNR है क्या? सोचिए, ये एक तरह का ग्लोबल एलीट क्लब है, दुनिया की सबसे खास नेचुरल जगहों का, जो कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक बेहतरीन उदाहरण है। और जो बात इसे और खास बनाती है वो ये है कि ये हिमालय के लीवर्ड साइड पर है, यानी वो हिस्सा जहां बारिश कम होती है, जो इससे एक बहुत ही यूनिक इकोसिस्टम बनाता है। तो सवाल ये है कि किसी साइट को ये स्टेटस मिलता कैसे है। इसकी कहानी शुरू होती है 1971 में यूनेस्को के मैन एंड द बायोस्फीयर यानी MAB प्रोग्राम से। यही प्रोग्राम इस वर्ल्ड नेटवर्क को मैनेज करता है। फिर एक फॉर्मल प्रोसेस के बाद डायरेक्टर जनरल इसे डेजिग्नेट करते हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इससे देश की सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता पर कोई असर नहीं पड़ता। ये साइट्स पूरे तरह से देश के ही अधिकार में रहती हैं। चलिए, अब ग्लोबल से नेशनल पर आते हैं। बात करते हैं हमारे दूसरे पिलर की और समझते हैं देश के कानून को। हम डिकोड करेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और इसमें हुए नए बदलावों को। अब देखिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में एक नया चैप्टर जुड़ रहा है जिसे कॉन्फ्लिक्ट अमेंडमेंट कहा जा रहा है। क्योंकि जब टकराव बढ़ रहा है तो कानून को भी तो बदलना होगा, है ना? और इस बदलाव में केरला सबसे आगे है। ये पहला राज्य है जिसने ऐसे अमेंडमेंट्स लाए हैं जिससे इंसानी जान को खतरा पहुंचाने वाले जंगली जानवरों को मैनेज करने की प्रक्रिया आसान हो सके। मतलब मकसद साफ है, ह्यूमन सेफ्टी और इकोलॉजिकल सिक्योरिटी के बीच एक बैलेंस बनाना। 2022 के अमेंडमेंट के बाद अब कानून को 4 शेड्यूल में बांटा गया है। इसे ध्यान से समझिए। शेड्यूल 1 एक तरह की VVIP लिस्ट है, जिसमें एशियाटिक लायन जैसी प्रजातियां हैं जिन्हें हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिलती है। शेड्यूल 2 में वो जानवर हैं जिन्हें प्रोटेक्शन तो है पर थोड़ी कम। शेड्यूल 3 खास तौर पर प्रोटेक्टेड पौधों के लिए है। और शेड्यूल 4 उन प्रजातियों के लिए जो साइट्स नाम के एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट के तहत लिस्टेड हैं। अब इन कानूनों को लागू कौन करता है? इसके लिए एक पूरी मशीनरी है। टॉप पर है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ यानी NBWL, जिसके चेयरमैन खुद प्रधानमंत्री होते हैं। फिर राज्यों के अपने स्टेट बोर्ड्स हैं। जू के लिए सेंट्रल जू अथॉरिटी है और वाइल्ड लाइफ क्राइम से लड़ने के लिए एक स्पेशल एजेंसी है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। ये सब मिलकर एक नेटवर्क की तरह काम करते हैं। आमतौर पर शिकार करना पूरी तरह से बैन है, लेकिन कानून में हमेशा कुछ लेकिन होते हैं, है ना? कुछ खास परिस्थितियों में इसकी इजाजत है। ये फ्लोचार्ट हमें वही एक्सेप्शंस दिखाता है। जैसा हम देख सकते हैं, सारी पावर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के पास है, पर वो ये फैसला किन बेसिस पर ले सकते हैं? आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो परमिशन कब मिल सकती है? पहली सिचुएशन, जब कोई जानवर इंसानी जिंदगी के लिए खतरा बन जाए। मान लीजिए कोई बाघ आदमखोर हो गया हो। दूसरी, जब कोई जानवर इतना घायल या बीमार हो कि उसका बचना नामुमकिन हो। और तीसरी, साइंटिफिक रिसर्च या मैनेजमेंट के लिए। लेकिन ये याद रखिए, ये कोई आम बात नहीं है। ये एक्सेप्शंस बहुत ही सख्त शर्तों के तहत लागू होते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं ट्रांसलोकेशन की, यानी जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने की।
इसके लिए भी एक क्लियर सिस्टम है। अगर जानवर शेड्यूल 1 का है, मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन वाला, तो परमिशन सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट से लेनी होगी। पर अगर वो किसी और शेड्यूल का है तो स्टेट गवर्नमेंट भी परमिशन दे सकती है। ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर का एक अच्छा उदाहरण है। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे पिलर पर। बात करते हैं कंजर्वेशन से जुड़े फाइनेंस और डिजिटल दुनिया की। और यहाँ हम देखेंगे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रेगुलेशन 2025 को। इस रेगुलेशन में एक बहुत ही मॉडर्न टर्म आया है, डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन या DSI। अब ये है क्या? ये किसी भी जीव के जेनेटिक रिसोर्स जैसे DNA या RNA का डिजिटल डेटा है। सोचिए, अब जंगल से सिर्फ जड़ी बूटी ही नहीं, उसका डिजिटल डेटा भी बहुत कीमती है। और 2025 का रेगुलेशन कहता है कि अगर कोई कंपनी इस डिजिटल डेटा का इस्तेमाल करके कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उसे भी अपने फायदे का एक हिस्सा लोकल कम्युनिटीज के साथ शेयर करना होगा। तो ये जो एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग है, जिसे हम शॉर्ट में ABS कहते हैं, ये आखिर काम कैसे करता है? इसका सीधा सा फंडा है, ये कंपनी की सेल्स से जुड़ा हुआ है। इस पूरे नेटवर्क को चलाने के लिए ग्लोबल ट्रीटीज से लेकर इंडिया के अपने 3 टियर सिस्टम तक एक पूरा ढांचा बनाया गया है। आइए इसके इकोनॉमिक मॉडल को थोड़ा और करीब से देखते हैं। एक नंबर बस याद रखिए, जो बड़ी कंपनियां हैं जिनका टर्नओवर 250 करोड़ रुपए से ज्यादा है, उनके लिए बेनिफिट शेयरिंग रेट उनकी एनुअल ग्रॉस एक्स फैक्ट्री सेल का 0.6% है। ये एक सीधा और साफ फॉर्मूला है। थ्योरी तो ठीक है, पर इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। जीवनी नाम की एक बहुत फेमस दवा है। ये आरोग्यपाचा नाम के पौधे से बनी है, जिसके बारे में काने जनजाति को सदियों से पता था। वो इसे अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते थे। जब इस ट्रेडिशनल नॉलेज से एक कमर्शियल प्रोडक्ट बना तो उसके प्रॉफिट को उस कम्युनिटी के साथ शेयर किया गया। यह है ABS इन एक्शन। और अब आते हैं हमारे आखिरी और चौथे पिलर पर। हमने पॉलिसी समझ ली, कानून देख लिया, इकोनॉमिक्स की भी बात कर ली, पर असल में जमीन पर क्या हो रहा है? ये सब नीतियां ग्राउंड पर कैसे काम कर रही हैं? हर काम के लिए पैसा लगता है ना, तो इन सब कंजर्वेशन प्लान्स का फंडिंग इंजन कौन है? वो है सरकार की इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट स्कीम। ये एक फाइनेंशियल इंजन की तरह है जो प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट जैसे बड़े प्रोजेक्ट से लेकर 22 सबसे ज्यादा खतरे में पड़ी प्रजातियों को बचाने तक हर चीज को फंड करती है। और अब इस सुरक्षा कवच में 2 नए और शानदार सदस्य शामिल हुए हैं। स्लॉथ बेयर, जो अपने मजेदार व्यवहार के लिए जाना जाता है, और घड़ियाल, जो हमारी नदियों की हेल्थ का एक जीता जागता इंडिकेटर है। इन दोनों को रिकवरी प्रोग्राम में शामिल करना इनके भविष्य को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। चलिए, इतनी सारी जानकारी के बाद अब एक फटाफट रिवीजन हो जाए। ये सेक्शन खास तौर पर एग्जाम से पहले तेजी से सब कुछ दोहराने के लिए है, ताकि सबसे जरूरी बातें दिमाग में बैठ जाएं। तो की अपडेट्स क्या है? ग्लोबल लेवल पर कोल्ड डेजर्ट को यूनेस्को के WNBR में जोड़ा गया। लीगल फ्रंट पर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के लिए WPA 1972 में बदलाव हुआ। इकोनॉमिक साइड पर 2025 रेगुलेशन में DSI और नए ABS स्लैब्स आए, और इम्प्लीमेंटेशन में CSI DWH का दायरा स्लॉथ बेयर और घड़ियाल तक बढ़ गया। बस ये 4 पॉइंट्स याद रखें, पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। और अंत में इस पूरे बदलाव को अगर एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है: लैब में DNA से लेकर अभयारण्य में भालू तक 2025 भारतीय संरक्षण में एक संरचनात्मक बदलाव का प्रतीक है। उम्मीद है कि इस डीप डाइव से आप सबको अपनी एग्जाम की तैयारी में काफ़ी मदद मिलेगी। अगर आपको ये कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इंश्योर BPSC को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद।